आज हम बात करेंगे ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि समष्टि या फिर जनसंख्या के वृद्धि स्वरूप जो फॉर्म्स होती है वो टू टाइप्स के फॉर्म्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एक जो पॉपुलेशन होती है, जो समष्टि होती है, उसमें हम वृद्धि देख सकते हैं। और ये जो वृद्धि होती है उसको समय के साथ अगर संख्या में होने वाली वृद्धि के रूप में ग्राफ के रूप में दर्शाया जाए तो ये जो वृद्धि होती है वो दो प्रकार के फॉर्म्स प्रदर्शित करती हैं। जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म तथा एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म, यानी कि सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जिसको हम कह सकते हैं। जो जे आकृति के जो ग्रोथ फॉर्म होती है, जो वृद्धि स्वरूप होते हैं, ये कब देखे जाते हैं? जब पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी कि उसका नंबर बहुत ज्यादा हो, यानी एक एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो अत्यधिक तीव्र जो ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार जो जे शेप्ड के हमें कर्व देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की आकृति जो होती है, जे आकृति की जो स्वरूप होते हैं, उनको जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म कहे जाते हैं। जे शेप की इसमें क्या होता है कि एक टाइम में तो क्या होती है कि नंबर जो होता है जीवों का वो बहुत बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है, लेकिन उसके बाद में अचानक ही क्या होती है, इनका नंबर कम हो जाता है, यानी जीवों का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस प्रकार की वृद्धि का एक उदाहरण हम वर्षा के टाइम में होने वाले जो कीटों की जो इंसेक्ट्स की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, उनसे ले सकते हैं। या फिर जो शैवाल होते हैं, शैवालों की जो ब्लूम यानी कि एल्गाए जो ब्लूम होती है, वो उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनमें क्या होता है कि वृद्धि ऐसे होती है जैसे कि एक टाइम में तो वृद्धि जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर दी गई हो। उसका एक एग्जांपल हम एक गुब्बारे से ले सकते हैं। और उसके बाद में वो क्या हो गया, अचानक बर्स्ट हो गया, यानी कि फूट गया, यानी कि एक टाइम में तो इनके जीवों में इतनी संख्या में इतनी वृद्धि होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है, लेकिन उसके बाद में सडनली क्या होता जाता है, इनका नंबर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। और ये जो वृद्धि होती है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। इसका मैथमेटिशियन अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, गणितीय फॉर्मूला, तो Rn इज इक्वल टू Tn अपॉन dt, ये इसका फॉर्मूला है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों की संख्या है। पॉपुलेशन में जो नंबर है जीवों का, उसको n से डिनोट किया गया है। और जहाँ पे t क्या है, समय है, तथा r क्या है, r क्या एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट है, मतलब कि एक बायोटिक पोटेंशियल को व्यक्त करता है। इसका मतलब बायोटिक पोटेंशियल यानी कि प्रत्येक जीव की प्रजनन कर संख्या बढ़ाने की एक आंतरिक सामर्थ्य होती है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो उसके अधिकतम को क्या कहा जाता है, एक बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है, यानी कि जैविक सामर्थ्य कहा जाता है। जे आकृति के वक्र में क्या होता है कि पर्यावरणीय प्रतिरोध नहीं होता है, यानी कि इनमें कोई भी एनवायरमेंटल जो होता है वो प्रतिरोध नहीं होता है, यानी कि ये खुद क्या होता है कि एकमात्र एक अधिकतम सीमा तक प्रजनन कर सकने की क्षमता रखते हैं। सेकेंड टाइप के अगर हम कर्व की बात करें, एस शेप्ड यानी कि सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ये एस शेप्ड का होता है, यानी कि एस आकार का। इसमें क्या होती है कि 3 प्रावस्थाएं हम देखते हैं। नंबर 1 फेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नंबर 3 नेगेटिव एसिलेरेशन ग्रोथ जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना प्रावस्था यानी कि फेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये कब देखने को मिलती है, स्टार्टिंग की जब हमें जो फेज देखने को मिलती है, जब जीव किसी नए आवास में आते हैं। जब जीव होते हैं वो किसी नए आवास में होते हैं तो उनको क्या उस आवास में अनुकूलित यानी कि अडेप्ट होने में कुछ समय लगता है। और इस अवस्था में क्या होती है कि जो संख्यात्मक जो वृद्धि होती है, यानी कि जीवों की जो संख्या होती है वो कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है, वो स्टेब्लिश यानी कि खुद को अनुकूलित कर रहे हो, इसलिए उनको थोड़ा समय लगता है। सेकेंड जो प्रावस्था होती है फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि सेकेंड आप ये देख सकते हैं 2 नंबर पे कि एक ग्रोथ देखने को मिलती है। अगली ये जो प्रावस्था होती है वो तीव्र वृद्धि प्रावस्था होती है, और जिसमें क्या होती है कि संख्यात्मक वृद्धि तेजी से होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है, जीवों का जो नंबर होता है वो अत्यधिक मात्रा में
बढ़ता जाता है और इस अवस्था को लॉगरिथमिक प्रावस्था यानी कि फेज भी कहा जाता है। देन हम बात करते हैं थर्ड नंबर यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज, जिसे कि ऋणात्मक त्वरण प्रावस्था भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट किसी भी जीवों का जो स्टार्टिंग में जो नंबर होता है, संख्या, वो कम होता है किसी आवास में, उसके बाद में धीरे धीरे उनमें वृद्धि होती है। लेकिन एक बात में क्या होता है कि एक टाइम बाद में उनका जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि इनकी जो तीव्र वृद्धि होती है वो कम होती जाती है और तथा वृद्धि त्वरण घटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण प्रावस्था यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज कहा जाता है। इस प्रावस्था के अंत में क्या होता है कि ये जो संख्या होती है, जीवों की संख्या एक साम्य को प्राप्त कर लेती है, यानी कि जहां पर मृत्यु दर तथा जन्म दर जो होती है वो बराबर हो जाती है। यानी कि इस पर क्या होता है कि इससे अधिक जो होता है वो नंबर नहीं होता है किसी आवास का। और इसमें क्या होता है कि ये जो ऋणात्मक त्वरण है ये शून्य वृद्धि दर कही जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आवास से किसी भी आवास में एक अधिकतम सीमा से जो होता है वो किसी जीवों की संख्या जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है, यानी कि पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि जितना किसी आवास का आकार होगा, जितना उसका एरिया होगा, वहां पर क्या होगा कि उतने ही लिमिटेड जो होंगे वो स्पीशीज पाई जाएगी, यानी कि उनमें क्या होता है जनसंख्या घनत्व ज्यादा नहीं होता। जितनी की उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी धारिक क्षमता होती है किसी आवास की, उस जगह पर केवल उतने ही एनिमल्स तथा जीव पाए जाएंगे। वह बिंदु जहां पर शून्य वृद्धि दर प्राप्त होती है उसे सैचुरेशन वैल्यू कहा जाता है। एंड में आप लास्ट में थर्ड नंबर पे देख सकते हो कि एस शेप में ऊपर की तरफ की वहां पे जो पॉइंट होता है उसको के से डिनोट किया गया है, यानी कि के का मतलब क्या होता है कि किसी आवास की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि धारण क्षमता होती है। इसको मैथमेटिशियन फॉर्मूले से देखें तो डेल एन अपॉन डेल टी तथा इज इक्वल टू आर एन, और जहाँ पे के का मतलब क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी होती है, और एन का मतलब जो होता है वो नंबर होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है, और टी मतलब टाइम होता है। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि इस प्रकार कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, यानी कि जनसंख्या जो होती है जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है कि के का अगर नंबर यानी कि कैरिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा हो और अगर इंडिविजुअल का नंबर अगर कम हो, जनसंख्या अगर कम हो, तो वहां पर हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी आवास की कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उससे अगर ज्यादा अगर जीवों का नंबर हो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो, तो वहां पर हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो रिसोर्स होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, फूड, आवास, वो उनके लिए अधिकतम प्रोवाइड नहीं हो पाते, इसलिए वहां पर क्या होता है कि नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर कैरिंग कैपेसिटी के बराबर अगर किसी पॉपुलेशन का नंबर हो तो वहां पे हमें क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो देखने को नहीं मिलती है इतनी, मतलब कि वहां पे जन्म दर तथा जन्म दर तथा मृत्यु दर जो होती है वो बराबर होती है, शून्य वृद्धि दर हम जिसे कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी यानी कि समुदाय के बारे में। स्टूडेंट जितनी भी पॉपुलेशन होती है, समष्टि होती है, वो नेचर में क्या होती है कि इंडिपेंडेंटली नहीं पाई जाती है, यानी कि अलग से नहीं पाई जाती है, जब बल्कि वो क्या करती है अपने भौतिक एनवायरनमेंट यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में मिलने वाले जितने भी स्पीशीज होती है, चाहे वो एक प्रकार की हो या अलग प्रकार की स्पीशीज हो, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट होता है उनसे भी इंटरेक्शन यानी कि अंतरक्रिया करती है। कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कि एक स्थान या आवास में उपस्थित जितनी भी समष्टियां होती हैं यानी जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो क्या बनाती है, एक समुदाय बनाती है, एक कम्युनिटी बनाती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि एक समुदाय, इस तरह एक समुदाय में साथ रहने वाली विभिन्न प्रकार की समष्टियों का क्या होता है, एक समूह होता है जो किसी विशेष स्थान पर एक विशिष्ट समय में रह रहा हो, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में रह रहा हो। देन हम बात करते हैं कि कम्युनिटी के बारे में हम
उनके कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इनके अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समुदाय की सीमाएं, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की परिभाषा के अनुसार एक पारितंत्र या एक क्षेत्र में रहने वाले सभी समष्टियों का जो समूह होता है वो क्या होता है, एक समुदाय होता है। और पारितंत्र या क्षेत्र जो होता है वो सामान्यतः कोई निश्चित सीमाओं वाला क्षेत्र नहीं होता है, यानी कि कम्युनिटी में हम किसी भी तरह की कोई भी बाउंड्रीज नहीं देखते, एक सीमाएं नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सीमाएं होती है वो सुस्पष्ट नहीं होती है, यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि वर्षा जो होती है वो अधिक होने पर तालाब या झील का जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, और एक जो फॉरेस्ट होता है, जो वन होता है, वो अचानक से समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा इसकी परिधि पर भी घास के मैदान या अन्य वन या कृष्ण भूमि जो होते हैं वो मिल सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बाउंड्रीज होती है कम्युनिटी की, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सुस्पष्ट नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें कम्युनिटी वर्सेस सातत्य, यानी कि कम्युनिटी वर्सेस कॉन्टिनम, इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने बात की कि समुदाय की जो सीमाएं होती है वो सुस्पष्ट नहीं होते हैं, तथा जो एक समुदाय होता है वो धीरे धीरे दूसरे तरह के समुदाय से मिलता है, यानी कि उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, निरंतर परिवर्तन आता होता है। अगर हम दूर से अगर हम देख सकते हैं तो दूरस्थ क्षेत्रों को देखने पर वहां के जातीय संगठन यानी कि एक्सपोजिशन कंपोजिशन या कि पर्यावरणीय कारकों में तो परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको दो अलग अलग समुदायों के रूप में पहचान नहीं पा सकते हैं, यानी कि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इस तरह जो निरंतर जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से क्या होते हैं, और ये बहुत क्या होते हैं, ये सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं वो लगातार आते जाते हैं। देन हम बात करते हैं इकोटोन और एज्ड इफेक्ट, यानी कि संक्रामिका या कोर प्रभाव। कम्युनिटी की जो सीमाएं होती है वो सुस्पष्ट नहीं होती है, वेल स्पेसिफाइड नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है कि समुदाय के जातियों के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो उनको क्या करते हैं, उनमें परिवर्तन होता जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके कारण एक विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें जो होते हैं वो निरंतर धीरे धीरे लगातार चेंजेस आते हैं। तो ये प्रभाव जो होता है इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के जो आवास होते हैं उनके संगम यानी कि संक्रमण स्थल पर एक ऐसा स्थान पाया जाता है, एक ऐसा एरिया पाया जाता है जिसमें जीवों की जो विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो दोनों प्रकार के आवास यानी कि हैबिटेट से अधिक होती है, यानी कि ज्यादा देखने को मिलती है। हैबिटेट ए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हैबिटेट ए में क्या होता है कि एक ही प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, जबकि जो दूसरे प्रकार का जो हैबिटेट होता है उसमें अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है। लेकिन इन दोनों के जो बीच का जो एरिया होता है वहां पर हमें दोनों प्रकार के स्पीशीज देखने को मिलती है, और बल्कि उससे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है। और ये जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एरिया यानी कि संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, जिसे कि इकोटोन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैव विविधता पर पड़े जो प्रभाव होते हैं, इसके समुदाय में जैव विविधता पर जो पड़े प्रभाव होता है उनको कोर प्रभाव यानी कि एज्ड इफेक्ट कहा जाता है। जो इकोटोन होता है वो क्या होता है कि जरूरी नहीं वो दो समुदाय के बीच में ही बने, वो दो से अधिक समुदाय यानी कि कम्युनिटी के बीच में भी बन सकता है। और ये एक सकरा क्षेत्र होता है कि एक नैरो एरिया होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जल तंत्र यानी कि वाटर हैबिटेट में क्या होता है कि प्रमुख रूप से पेलिकन, बर्ड स्पीशीज ये सब पाई जाती है। और बर्ड्स में क्या होती है कि पेलिकन, डक्स यानी कि बतख, ये सब तरह के पक्षी पाए जाते हैं। और ये जो तंत्र होता है, जब ये तंत्र स्थलीय आवास यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से मिलता है तो वहां पर हमें अनेक स्पीशीज देखने को मिलती है। यानी कि इनमें क्या होता है कि इन स्पीशीज के अलावा इनमें सैंड पाइपर, वाटर हैन, हेरॉन आदि बर्ड्स की स्पीशीज भी देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि कोर प्रभाव के कारण ये जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस यानी कि जाति समृद्ध वाला एरिया होता है। देन हम बात करते हैं समुदाय का आकार यानी कि साइज ऑफ कम्युनिटी।
इकोसिस्टम में पॉपुलेशन की तरह जो कम्युनिटी का जो आकार भी होता है वो भी अध्ययन करता है, यानी कि जो जिसकी स्टडी करनी होती है उसके विषय के आधार पर क्या होता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि वो छोटा भी हो सकता है कम्युनिटी का आकार, वो बड़ा भी हो सकता है। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है कि जो छोटे आकार वाले, जो छोटा जिनका आकार होता है कम्युनिटी, वो क्या होता है कि वो नहीं होता है, मतलब कि अस्थायी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि एक जो वुडन जो ब्लॉक होती है, अगर एक लकड़ी के लट्ठे को एक कम्युनिटी के रूप में अगर हम बात करें उसकी, क्योंकि ये क्या करता है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम बनाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो एक लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है, वो एक एनर्जी का सोर्स होता है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत होता है। और उस पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि अगर उस पर दीमक, बैक्टीरियाज या फंजाई आदि जो होते हैं वो उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर ग्रो करते हैं। और ये जो वुडन ब्लॉक होता है वो किसी एक वन का भाग हो सकता है, और ये क्या होता है कि इस प्रकार ये वन से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, एक फॉरेस्ट से अलग नहीं होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरे फॉरेस्ट को एक कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी के रूप में देख सकते हैं। कम्युनिटी समुदाय के आकार व आकृति जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और बड़े होने के कारण ये क्या होते हैं स्थायी होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं, यानी कि उनमें सेल्फ रेगुलेशन का गुण पाया जाता है, यानी कि स्वनियमन का। इसी आधार पर हम कभी कभी इनको मेजर व माइनर कम्युनिटी में भी देख सकते हैं। जनरली समुदाय कम्युनिटी का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, जो कि स्टेबल होता है। देन हम बात करते हैं एनर्जी सोर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स के आधार पर जो कम्युनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है समुदाय। पहला होता है संपूर्ण यानी कि कंप्लीट, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण। संपूर्ण अगर कम्युनिटी की अगर हम बात करें जिनमें कि स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स या प्रकाश संश्लेषणी जीव जैसे कि प्लांट्स, एल्गाए पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कम्युनिटी के जीवों के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि भोजन उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि वन, तालाब, झील, घास के मैदान, मरुस्थल के समुदाय यानी कि डेजर्ट, इस प्रकार की कम्युनिटी होते हैं। और ये क्या होती है स्टेबल कम्युनिटी यानी कि स्थायी समुदाय होते हैं। सेकेंड टाइप की कम्युनिटी की अगर हम बात करें इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण, ऐसे समुदाय जिनमें कि सिर्फ परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स हो, तो उन्हें इनकम्प्लीट कम्युनिटी कहा जाता है। जैसे कि टूटे हुए वृक्ष और जो मरे हुए मृत जो जीव्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, या फिर गहरे समुद्र, डीप ओशंस, या फिर केव्स में पाए जाने वाले कि गुफा में पाए जाने वाले जो जीव्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस प्रकार की कम्युनिटी बनाते हैं। इनमें क्या होता है फूड या तो बाहर से आता है, और या फिर जैसे मरे हुए जो जानवर्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे फूड को कंज्यूम किया जाता है, यानी कि ये क्या होते हैं एक तरह से इनके लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। और एनर्जी जो सोर्स होता है वो खत्म होने पर, समाप्त होने पर, इस समुदाय के जो जीव होते हैं, किसी भी समुदाय के जीव या तो मर जाते हैं या फिर माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि प्रवासन कर जाते हैं।